अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई बता दे आवाज़ आ रही है तो हमें। ओके। अ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमीज़ा है। और वैसे तो मैं चाह रही थी कि लाइक दो तीन मिनट वेट कर लूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो भी मैं वो पूछ लूँ। और ऑफिशियल मीटिंग लाइक 5 मिनट के बाद स्टार्ट करूँ, ताकि और किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर ले। जो मीटिंग है लाइक मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगी, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, अनलेस आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो लाइक पहले मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ। अगर वरना फिर मैं लाइक प्रॉपर लाइक स्टार्ट कर देती हूँ एक्सप्लेन करना कि लाइक मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी। अगर लाइक कोई भी आवाज़ मेरी डिस्टॉर्ट कर रही हो या कुछ समझ ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये आज की जो मीटिंग का मकसद ये था कि लाइक मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, उनकी क्यूरीज थी रिलेटेड टू सीएसएस एंड पीएमएस। और मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं तो एमबीबीएस कर रही थी और मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, और फिर मैंने कैसे पीएमएस दिया और क्यों दिया, कब तैयारी की थी, लाइक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं ये मीटिंग रख लेती हूँ और इसमें आप सबकी क्यूरीज भी सॉल्व कर देती हूँ। मेरी सीएसएस की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी अपने फोर्थ ईयर एमबीबीएस में। अभी मेरे इसी साल एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो फोर्थ ईयर एमबीबीएस में मतलब मुझे था कि ना मैंने सीएसएस करना है। तब फिर मैंने थर्ड ईयर के एंड पे मैंने बीएससी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सीएसएस के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। तो चूंकि मेरा एमबीबीएस चल रहा था, तो मैंने कहा कि ना मैंने अप्लाई करना है बीएससी इंग्लिश के लिए। जब मैंने अप्लाई किया था तो तब हमारे पास ना पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, अभी भी है, बट अब वो बीएससी इंग्लिश ऑफर नहीं करती। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने फिर अप्लाई किया बीएससी इंग्लिश के लिए, पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की और फिर एडमिशन लिया। नेट सो सॉरी, मेरी आवाज़ अब आ रही है? मुझे कॉल आ रही थी तो शायद इंटरनेट डिस्टॉर्ट हुआ था। सो सॉरी, मेरी सिस्टर की कॉल आ रही थी तो उसकी वजह से ना इंटरनेट डिस्टॉर्ट हो रहा था। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बट आई रियली होप कि आ रही हो। तो मैं सोच रही तो सो सॉरी, आई एम बैक। थैंक यू इन्फिनिक्स, अब जो भी हो फॉर रिप्लाइंग। तो फिर मैंने बीएससी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया। और तो नॉर्मली ये होता था कि है ना, जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बाद ना आप अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते थे उसके लिए, बीएससी के लिए। तो फिर मैंने वो कर दिया। फिर मैंने जाकर एग्ज़ाम दिया, वो मेरा पास हो गया। और फिर मैं ग्रेजुएट हो गई। फिर मैंने डिसाइड करना था कि अब मैंने क्या करना है, कि मैंने इस साल अटेम्प्ट देनी है या मैंने फाइनल ईयर के बाद अटेम्प्ट देनी है। तब मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं तैयारी शुरू कर लेती हूँ, और फिर अटेम्प्ट के बारे में ना मैं बाद में सोचूंगी कि लाइक मैंने इस साल अटेम्प्ट देनी है या नहीं देनी, या किस तरह देनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, मुझे कुछ भी नहीं पता था
लाइक जो मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने जून में स्टार्ट की थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। सब कह रहे थे कि इतना मुश्किल होता है, सीएसएस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम कैसे करोगी, तुम पागल हो, ये हो वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पागल हूँ तो हूँ, जो होगा मैं देख लूंगी ना। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल से कि ना अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करनी, अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करनी, तब तक आप पेपर ना दो जब तक आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो। यार पेपर ऐसा होता है कि लाइक आप पूरा 100% तो आप सीएसएस की तैयारी कभी कर ही नहीं सकते। कि आप कहो कि अच्छा आज आप किसी दिन एक दिन आप 3 साल आप मुसलसल पढ़ो, 3 साल तक आप कहो कि भाई हाँ अब मैं प्रॉपर लाइक मैंने तैयारी कर ली है और अब मैं ओके हूँ, मैं है ना पेपर दे सकता हूँ। ऐसा दिन कभी भी नहीं आना। जिंदगी का कोई इम्तिहान ऐसा नहीं है जिसमें आप कहो कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तैयार हूँ इसको देने के लिए और लाइक बस आज तो बेहतरीन हो गया है और लाइक मैं ये सब कुछ कर लूंगा। ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा ये होता है कि आप 60%, 70%, चलो बहुत ही आपने अन्य तैयारी की, आप 80% तक आ जाते हो। तो ये तो एक फेज होती है, प्रिपरेटरी फेज, कि आपने ना प्रिपरेशन कर लिया। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, मैं थोड़ी अपनी जर्नी थोड़ी शॉर्ट करती हूँ। तो मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट की अपनी, फोर्थ ईयर एमबीबीएस में मैंने कहा कि अब मैंने प्रॉपर पढ़ना है। फोर्थ ईयर में भी मैंने जून में मैंने कहा कि ना मैं पढ़ती हूँ। जून में मैंने अपना स्केड्यूल बनाया, मेरी शीट्स में यही होगा। जब मैंने स्केड्यूल बनाया तो मैंने कहा अच्छा मैंने क्या करना है, और स्केड्यूल मेरा ऐसा चल रहा था कि मेरे साथ फाइनल फोर्थ ईयर भी चल रही थी और स्केड्यूल भी चल रहा था। जून में हमें छुट्टियां हुई थी तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। लाइक आई स्टार्टेड विद जीएसए। सीएसएस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं बताती हूँ बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि लाइक मैंने कब पढ़ा, कितना पढ़ा और कितने महीने में मेरी तैयारी हो गई थी। तो मैंने प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट किया जून में। जून के पूरे जो मैं एक महीना छुट्टियां थी उसमें मैंने अपना जीएसए भी कर ली। करंट एंड पाक अफेयर मेरा साथ साथ चल रहा था। हाँ, करंट अफेयर और पाक अफेयर मेरा साथ साथ चल रहा था। बीएससी कहाँ से की थी? बीएससी मैंने पीयू से की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। बीएससी इंग्लिश की थी मैंने। फिर मैं साथ साथ फिर मैंने उसका सिलेबस को डिवाइड किया और देखा कि ना मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पहले स्टार्ट किया आसान सब्जेक्ट से कि थोड़ी समझ आए, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड था हमारा। तो जीएसए में, जीएसए बेसिकली जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, तो उसमें काफ़ी आसानी हो गई। कोई बुरे दिन भी थे, लाइक वेरी बैड डे स्टिल मैनेज्ड। मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दिन 100% प्रोडक्टिव हो। किसी दिन मैं एक एक दिन मैंने 1.5 आवर पढ़े, एक दिन मैंने 3.5 आवर पढ़े, एक दिन मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिया। तो ये चलता रहता है, लाइक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। उसके बाद मैंने लॉग इन नहीं किया। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, मैं कॉलेज चली गई। फिर जब मैंने प्रॉपर फिर दोबारा मैंने अगस्त में मैंने कहा कि अब तो लाइक प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत है। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस और उसे स्टार्ट की। पॉल साइंस दो होती है, पॉल साइंस 1 होती है, 2 होती है, इसके दो सब्जेक्ट होते हैं। फिलोसफी, एबिलिटी, ये मैंने सारा किया। फिर उसके बाद मैं सितंबर तक ना मेरा सीएसएस का सारा सिलेबस हो गया था। लाइक मैंने जून में स्टार्ट की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 30 सितंबर तक मेरा सारा सिलेबस हो चुका था। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं, ये जो मैंने अपना इतना प्यारा स्केड्यूल बनाया था ये 30 सितंबर के बाद रिवीजन वाला, ये मैं रिवीजन नहीं कर सकी। एंड आई रियली रियली रिग्रेट इट, बट इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जैसा आप पूरा प्लान करके जा रहे हो वैसा रहे। तो फिर इस 30 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक लाइक मेरा पूरा महीना गया बिल्कुल फारिग। और मतलब लाइक आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, और इतने मसले चल रहे थे कि बस मैं सरवाइव कर रही थी। इट वाज एनफ फॉर मी। फिर मुझे ना टेंशन हुई अपने प्रॉफ की। मेरे ख्याल से मोस्टली यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स ही होंगे मीटिंग में, लाइक अब लोग जो होंगे। तो हमारा फोर्थ ईयर का प्रॉफ चल रहा था तब। तब फिर मैंने अपनी तैयारी की। मैंने कहा चलो भाई अब सीएसएस तो होता रहेगा, ये ना हो मेरा प्रॉफ ही फेल हो जाए। प्रॉफ का तो हर किसी को पता होता है कि बहुत टेंशन होती है। और मैंने रखा है, एक महीना था मेरे। मैंने सीएसएस का एमपीटी भी देना था, 9 नवंबर को एमपीटी था। और उससे पहले ये मेरे जो ये ईएनटी पैथो, ये मेरे सेंड अप हो रहे थे। लाइक 27 अक्टूबर को मेरा पहला सेंड अप था, मैंने ये सेंड अप भी पढ़ना था। तो फिर मैंने ये जो ऊपर दिन छोड़े हुए थे उसके लिए, रिवीजन के लिए, मैंने वो रिवीजन छोड़ दी। मैंने कहा कि अब मुझे ना फाइनल प्रॉफ पास कर लेती हूँ और फिर सीएसएस को चलो बाद में देख लूंगी, फेल तो नहीं होना है।
और हमारे कॉलेज वाले ना अगर स्टैंड अप फेल हो तो एडमिशन भी नहीं भेजते। तो मैंने हर हाल में मैंने कहा ये स्टैंड अप तो पास करने पड़ेंगे इनके, फिर मैंने पास पेपर पकड़े और फिर मैंने ये स्टैंड अप दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे स्टैंड अप पास हो गए। फिर मैं 3 नवंबर को फ्री हुई, स्टैंड अप से मेरा आखिरी था। उसके बाद 9 नवंबर को एमपीटी था। एक फजूल सी एकेडमी थी यहाँ पे, कोई लाहौर सी जैसे एकेडमी, उसमें मैंने सब लोग पागलों की तरह वहाँ पे जाके अपना पूरा महीना ज़ाय किया। वहाँ पे एक सर थे, वो एमपीटी की तैयारी करा रहे थे, लेकिन कैन यू गाइस बिलीव कि मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ हुआ था, मैं एमपीटी की तैयारी करने एकेडमी चली गई। मैं रोज़ जाती थी, 6 घंटे बैठ के आती थी, और वो मुझे क्या पढ़ाते थे, एबिलिटी के क्वेश्चंस करा रहे थे और पता नहीं क्या इस्लामियात के एमसीक्यू जिन्होंने रटे हुए होते थे। और वो रटे हुए बस वो आते थे, पूरा लेक्चर बोलना शुरू हो जाते थे कि अच्छा इस हिजरी को ये हुआ था, जंग बदर 2 हिजरी को हुई थी, कुरान की इतनी आयत हैं, कुरान में इतनी सूरतें हैं, 113 सूरतों में बिस्मिल्लाह है, और सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं होती। और मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वो आके बस पढ़ते रहते थे। और कहते मतलब पाक अफेयर के, करंट अफेयर के कि अच्छा ये हो रहा है, ओआईसी 1969 में बनी थी। और मतलब मैंने सारा रटना शुरू कर दिया, मैंने कहा भाई यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज है, ये तो मुझे सारी चाहिए। लेकिन जब मैं अपना एमपीटी देने गई, लेकिन बस सो बेसिक, और जो जितना सब कुछ मैंने गार्बेज याद किया हुआ था, अपनी दिमाग की कैपेसिटी तो और इस्तेमाल की हुई थी, खुद को फिजिकली और मेंटली मैंने टॉर्चर और किया वो सब कुछ पढ़ के। तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे इतने मुश्किल मुश्किल एबिलिटी के ना, मैं पढ़ना चाहती थी बेसिकली एबिलिटी शौक से कि अच्छा मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड है, मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मैं क्या करूंगी, मेरे तो मैथ के क्वेश्चन रह जाएंगे, 30-40 एमसीक्यूज तो मैथ के आते हैं, वो ऑब्वियसली मेरे रह गए थे। मैंने सीएसएस कैंपटी में ना 200 एमसीक्यूज होते हैं और आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और वो काउंट भी नहीं होते मार्क्स, पीएमएस में काउंट होते हैं, आपके जो फेज 1 में जीके का पेपर देते हो वो आपके एनुअल में मार्क्स काउंट होते हैं, एमपीटी के काउंट नहीं होते। वो जैसे आपने पास करना होता है उसका रिजल्ट भी कोई नहीं आता है, बड़ी सी लिस्ट आती है, 20-30 हज़ार बच्चे होते हैं उसमें, उनमें बस रोल नंबर लिखा हुआ होता है कि अच्छा ये पास हो गए हैं। फिर मैंने पेपर जाके दिया एमपीटी का। एमपीटी में मैं दे आई, मेरे जो मैंने पूरा महीना मैंने एबिलिटी सीखी थी माशाल्लाह से, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं होता, वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, 40 एमसीक्यूज मेरे रह गए। और फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरा पास ही नहीं होगा। घर आके मैं इतना रोई रोई, घर वाले पूछ रहे पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसा हुआ। और फिर मैंने आप बस अच्छा अच्छा। फिर मैंने एमपीटी कर लिया और एमपीटी क्लियर हो गया। उसी के बाद फिर मैंने दोबारा से प्रॉफ की तैयारी स्टार्ट की। और प्रॉफ की तैयारी में मैंने ये चैनल बनाया था स्टडी एंड चाय, और उसमें 1 मंथ प्रॉफ सीरीज स्टार्ट की। फिर ये आप देख रहे हैं पैथो में मैंने सबसे ज़्यादा दिन पैथो को दिए थे, और पैथो में मेरा सबसे गंदा पेपर हुआ था। तो मतलब मैंने ये सीखा है कि जिस ज़िंदगी में मैं जिस चीज़ के लिए बहुत शदीद मेहनत करती हूँ मेरा बर्बाद तरीन होता है, जिसको मैं नहीं पढ़ती है। ईएनटी मैंने 4 दिन में पढ़ी थी, एंड आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग डिस्टिंक्शन इन इट, लाइक इतनी अनसर्टेन लाइफ है। खैर ये सब कुछ हो गया, प्रॉफ गुजर गया। फिर मैं फ्री हो गई जनवरी 16 को। और उसके बाद मैंने क्या किया, जनवरी 16 के बाद अभी मैंने पीएमएस दिया है 25 जनवरी को। 10 दिन मैंने पीएमएस की तैयारी की है, अभी मैं 1-2 सवाल वगैरह किए हैं। और आज मैंने इस्लामियात की आउटलाइंस करनी थी, जो मैं इतनी एक्साइटेड थी आप सबको गाइड करने के लिए कि मैंने वो की ही नहीं, 3-4 क्वेश्चंस किए हैं बस। और मेरा 4 फरवरी को सीएसएस का पेपर है, मेन अटेम्प्ट है मेरी, 4 फरवरी से 13, 14, लाइक 14 फरवरी तक। 14 तक कैसे हो गई है, तो 3 को तक होनी थी, 13 तक। अच्छा इसका मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा फिर मैं उसके बाद ना मैं ये फिर बाद में दिखाती हूँ। अभी हम आ जाते हैं इधर, आप लोग कुछ पूछ तो नहीं रहे मुझसे, कुछ नहीं पूछ रहे, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक इससे रिलेटेड तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं आगे चलूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने सेल्फ स्टडी की थी या एकेडमी? मैंने सेल्फ स्टडी की थी, सारी खुद ही पढ़ा था। और मैंने ना ऑनलाइन ना एकेडमी में कॉलेज जाती थी ना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं फिजिकली एकेडमी जाऊँ। फिजिकली एकेडमी में गई थी तकरीबन 1 महीना। वहाँ पे लाहौर सीएसएस एकेडमी है कोई, वहाँ पे एमपीटी की तैयारी करने में चली गई थी। वो कोई ऐसे का सेशन भी करा रहे थे जो उन्होंने धोखा दे के कराया ही नहीं था। एमपीटी की क्लासेस ले लेके मैं वापस आ गई थी, जलील भी और हुई थी। और मैंने ना वो किया था, मैं ना इधर लिख देती हूँ, मैंने करंट अफेयर्स और पाक अफेयर के लिए ना मैंने क्लासेस ली थी ऑनलाइन, अली नकवी से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
हाँ, एमबीबीएस वालों को नहीं करा रहे तो एमपीटी में सारे कंपलसरी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, एमपीटी में सारे थे। उसमें पाक अफेयर के भी थे, करंट अफेयर के भी थे, बेसिकली उसमें जर्नल नॉलेज, एबिलिटी और मैथ्स साइंस इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। मेरे को पढ़ के जाना पड़ता है, पढ़े बगैर नहीं पास होता। और बीएससी की डिग्री के लिए आप पेड नहीं हो सकते, तो आपको लाइक अब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी वाले करा नहीं रहे, तो अब आपका फाइनल ईयर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के लिए। हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो मैंने की थी मैं बताती हूँ। हम आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। ये हो गया। अच्छा, तो अभी मुझे आप लोग बता दो कि आप लोगों को पता है ना सबको कि सीएसएस क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, लाइक बिल्कुल फुल पता है? कोई मुझे बता दे लाइक आपके क्या व्यूज हैं कि क्या होता है सीएसएस। अस्सलाम वालेकुम। दोनों का ना वालेकुम डिफरेंस सलाम। इतना ज़्यादा कि भी सीएसएस और पीएमएस का क्या है। मैंने आज ये देखनी भी आपकी इसलिए थी जूम मीटिंग ना, कि मुझे इनका प्रॉपर पता चले। और ये ओके। मेडिकल वालों के लिए क्या इससे बेनिफिट हैं, लाइक इसके मतलब पाकिस्तान में रह के इसके क्या हमें मतलब फर्दर फ़ायदा होगा कि यूएसए मिली की तरफ ना जाए हम और प्लैब की तरफ ना जाए। हाँ, ठीक है। और किसी और को मत बिल्कुल बिल्कुल ना पता हो कि क्या होता है, इसे क्या करते हैं। मैं ना इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जो सीएसएस होता है ये हमारे पास लाइक ओवरऑल सर्विसेज एग्जाम है। इसमें ये होता है कि पूरे पाकिस्तान का होता है, और इसमें हर मतलब प्रोविंस का ना इसमें कोटा होता है। डिफरेंट सीट्स होती हैं और डिफरेंट वो होता है। इसका ये हर साल होता है फेब में, ऑलमोस्ट फेब में ही होता है। इसमें दो फेजेस होती हैं। एक हमारे पास जो पहली फेज होती है उसमें एमपीटी होता है। एमपीटी हमारे पास उसका लाइक प्रीलिमिनरी एग्जाम कह लें आप। इसमें हमारे पास 200 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप एमपीटी को पास करते हैं तब आप फिर सीएसएस के लिए जो मेन एग्जाम है, जो मेन है उसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको सारे पास करने होते हैं। अगर फिर में से एक भी फेल होगा तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। एक नंबर से भी फेल होगा तो आप फेल हो जाओगे। तो इसमें ये होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। हर साल सिर्फ 1.5% लोग सिलेक्ट होते हैं सीएसएस के अंदर। बाकी सब लोग दोबारा से तैयारी करते हैं। मुझे लगता है वो मैं भी उनमें शामिल हूँ, अल्लाह ना करे। उसके बाद जो पीएमएस है वो थोड़ा सिंपल है। अच्छा, सीएसएस के बाद ना आपकी एलोकेशन जो होती है ना, इसके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 12 ग्रुप्स होते हैं। सबसे अच्छा ग्रुप इसमें पास होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उससे आप बहुत प्यारे से एडमिनिस्ट्रेटर वो बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे हर बंदा वीडियोस लगा रहा होता है, डाले साले में बैठ के जा रहा होता है। वो हमारे पास टॉप कैटेगरी के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सबसे अच्छा ग्रुप पास है। उसके बाद आता है पुलिस सर्विस पाकिस्तान, पीएसपी। पीएसपी इसका भी बड़ा अच्छा होता है, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा होता है, बड़ी प्यारी प्यारा सा यूनिफॉर्म होता है। आप पुलिस सर्विस में ना आप वो लगते हो, एएसपी लगते हो या एसपी लगते हो, सुपरिटेंडेंट पुलिस लग जाते हो। काफी अच्छी पोस्ट होती है। प्यारा सा यूनिफॉर्म होते हैं, दो डाले होते हैं, और वो सारा फुल प्रोटोकॉल वगैरह होता है। बहुत मजा आ रहा होता है। अभी हमारे पास एएसपी शेर बानो जो घूम रही थी, बहुत ज्यादा आई हुई होती है इंस्टाग्राम पे। वो भी हमारे पास एक पीएसपी ऑफिसर है। और उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास पास हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, पुलिस सर्विस हो गई। उसके बाद हमारे पास फॉरेन सर्विस पाकिस्तान होती है। इसमें आपकी इस्लामाबाद में नौकरी लगती है प्यारी सी। आप बैठे रहते हो, 5-10 साल आप नौकरी करते हो। और उसके बाद फिर ना आप बाहर मुल्क में आपको सीखने के लिए भेज देते हैं। आप बेसिकली आप डिप्लोमेट बनते हो इससे। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। किसी को बाहर जाना है तो आपकी पोस्टिंग बाहर होती है, आपकी फैमिली के जो सारे एक्सपेंसिव होते हैं वो गवर्नमेंट उठाती है। और वहाँ पे आपको बाहर की लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको पूरा कोर्स होता है पूरे साल का, उसमें बहुत मजा आता है। और गवर्नमेंट आपको भेजती है। बेशक अक्सर जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के पैसों पे जाते हैं, वहाँ पे बाहर घूमते हैं और वहीं पे जाके ना सेटल हो जाते हैं, वापस नहीं आते। और इवन गवर्नमेंट आपको ना पढ़ने के लिए भी भेजती है। अगर आप वहाँ पे कोई डिग्री करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप पॉज कर लो कि अच्छा भी मैं ये नहीं करना चाहता जॉब, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो वो सारा गवर्नमेंट एक्सपेंस उठाती है। उसके बाद हमारे पास वो आते हैं मिलिट्री एंड कंटोनमेंट्स। उसमें भी आप इसमें पास में आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो। आपका फील्ड वर्क होता है, फुल प्रोटोकॉल होता है। पीएसपी में भी आपका फील्ड वर्क होता है।
ये जो है, ये वाले फॉरेन सर्विस वाले, इतना कोई बाहर अगर आप कह रहे हो कि मैंने जाके सील करना है और घूमना फिरना है, वो वाला शिफ्ट इसके कुछ नहीं होते। आप बस सिंपल सी नौकरी होती है, आप डिप्लोमेट बन के बैठे रहते हो। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है, आप बहुत लाइक हो, अपनी क्लास के टॉपर हो, इसमें भी क्लासेस होती हैं। जब आप सिविल सर्विस एकेडमी में जाते हो ना, सीएसए में, वहां पे जाके भी आपको पेपर देने पड़ते हैं। वहां पे भी आपकी ग्रेडिंग और रैंकिंग होती है, उसके मुताबिक फिर आपकी एलोकेशन होती है। आपको फिर किसी की जो प्रोविंसेस डिवाइड करके देते हैं, आपको भेज देते हैं। उसके बाद दूसरे भी छोटे मोटे ग्रुप होते हैं जो डॉक्टर्स तो नहीं रखते। इसमें ये होता है, पास होता है, कस्टम्स ग्रुप होता है। कस्टम्स भी अच्छा है, अगर आपने करप्शन करनी है तो बेहतरीन है, बहुत पैसे कमा सकते हो आप। उसके बाद और सबसे गंदा जो मुझे लगता है रेलवे वाला, लाइक हम देखो, हम मतलब हम सीएसएस करके रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाएंगे, बट सुनने में ये बहुत गंदा लगता है, लेकिन रेलवे वाली ना जॉब बहुत अच्छी है। उसमें इतनी सारी आपको अलाउंस बहुत ज्यादा मिलती है। उसके अलावा आपको घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, काम आपको कोई भी नहीं होता। बस एक दो दफा जाके बस चेक कर लो कि रेलवे वाले काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रेलवे आपको पता है वैसे पाकिस्तान का डूबा हुआ है, अगर ये लोग काम कर रहे होते तो काफी बेहतर हालात होते हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये हो गया सीएसएस का। सीएसएस के सब्जेक्ट्स का मैं बाद में बताती हूँ, क्राइटेरिया वगैरह। अभी मैं साथ ही ना पीएमएस का बता देती हूँ। सीएसएस की समझ आ गया कि होता क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नहीं, अगर आप एमपीटी प्रैक्टिस देने के लिए अपेयर होते हो तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होती सीएसएस की। बट अगर आप पीएमएस का देते हो ना, आपने पीएमएस का फेज 1 जी के दे दिया है, तो वो आपके अटेम्प्ट काउंट होगी, बेशक आप अगले पेपर दो या ना दो। जैसे मैंने पीएमएस दिया हुआ है, तो मेरी ये अटेम्प्ट काउंटेड है। अगर मुझे हर हाल में ना पेपर देने पड़ेंगे, मैं पेपर दूं या ना दूं, मेरी अटेम्प्ट ये ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मुझे देने पड़ेंगे, बस और ऑप्शन नहीं है इसमें। और सीएसएस में ऐसे नहीं होता। सीएसएस में ये होता है कि आपने एमपीटी दिया है तो वो बस काउंट नहीं होता, अनलेस आप मेन जो आपका ऐसे का पेपर है आप उसमें अपेयर हो। और जो पीएमएस होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अक्सर बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं ना, वो जाके सारे बबल फिल करके आते हैं। 0.25 ना हर एमसीक्यू के साथ कट जाता है मार्क्स आपका। और इसकी पास परसेंटेज भी ज़्यादा चाहिए होती है, लाइक 100 एमसीक्यू में आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप मतलब पूरे 100 एमसीक्यू करके आगे हो और उसमें से 50 एमसीक्यू आपके गलत हो गए हैं, तो आपके 13 नंबर तो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे, और 50 वैसे गलत हो गए तो 63 मार्क्स आपके कट जाएंगे और आप फेल हो जाओगे। ज्यादातर लोग पीएमएस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू छोड़ आते हैं, 50-60 करते हैं और करते ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग के डर से। वो लोग भी फेल हो जाते हैं, 70 एमसीक्यू करके और वो भी फेल हो जाते हैं। मतलब पीएमएस में बहुत ज्यादा फेल रेशियो है ना, क्योंकि एमसीक्यू इतने कम है। जितने कम एमसीक्यू होंगे उतनी कम आपके पास लाइक मार्जिन आपके पास बहुत कम होते हैं। और एमसीक्यू इतनी कंफ्यूजिंग होता है। अभी मैं देख के आई हूँ ना पीएमएस का ना, तो पीएमएस में उन्होंने पूछा हुआ था कि पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी थी। दोनों फिल्म ने मैंने, हम सब ढूंढ, आप लोग गए होंगे ढूंढ लो, और वहाँ पे ना जो उनका म्यूजियम टाइप बना हुआ है ना, वहाँ पर उन्होंने फिल्म बना के रखी हुई है कि ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी। दिल का डाकू उसका नाम था। और वो भी 1948 में रिलीज हुई बनी थी। और जो तेरी याद थी वो भी 1948 में बनी थी। लेकिन जो तेरी याद थी वो पहले रिलीज हुई थी। तो लाइक ये कोई एमसीक्यू से पूछने का, लेकिन मुझे क्या पता कौन सी है। मैं तो इतनी खुशी खुशी दिल का डाकू लगा के आई हूँ, वो था भी नहीं। फिर मैं दिल टूट गया। और मतलब इतने मुश्किल मुश्किल इतने गंदे गंदे एमसीक्यूज। एक आया हुआ था कि 2025 में नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। किसको मिला है और क्यों मिला है, भाई मुझे क्या पता, मिला है तो मिला है। लाइक मतलब मेडिसिन का हमने तो याद किया हुआ था कि अच्छा चलो इसको मिला है, मुझे पता है इस बंदी को मिला है। लेकिन क्यों मिला है मुझे याद नहीं है। उसको पेरिफ्लर टॉलरेंस वगैरह के लिए मिला था। नहीं कहता। इज इट इजी फॉर अ डॉक्टर टू डू दिस एज आई हैव सीन ऑल द सब्जेक्ट, हाँ ओके। नहीं, यस देयर इज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी, मैंने किया हुआ है, मुझे सबसे आसान साइकोलॉजी लगा है, क्योंकि वो साल हमने बीएस में पढ़ा हुआ था। और वो एक इजी पोजीशन है, उसको हम खुद ही बना के भी लिख सकते हैं। लेकिन वो बहुत लेंथी है। पहले साइकोलॉजी 200 नंबर का होता था, वो 100 नंबर का हो गया। सिलेबस सारा का सारा वही है, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इतना मसला नहीं है, लाइक पढ़ बेसिकली मसला पढ़ने का है। अगर आप पढ़ लो ना तो नॉलेज इतनी नहीं है कि आपको ना समझ आए। इतनी कोई वेक लैंग्वेज नहीं है, ना इतनी कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज है कि आपको बिल्कुल ही समझ ना आए कि भाई ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। मतलब मुझे अब इतनी। और दूसरी बात ये कि ना, बेशक आप सीएसएस देते हो या नहीं देते,
आप एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो दो, बेशक अटेम्प्ट ना दो, आप तैयारी करो। क्योंकि सीएसएस आपके लाइक बिहेवियर को, आपकी थिंकिंग को, आपके एनालिसिस को इतना चेंज कर देता है ना। लाइक आप 1 2 3 महीने पढ़ो ना, आपको खुद के अंदर लाइक इतना चेंज नजर आएगा कि ओके, मतलब आप चीजों को एनालाइज करना शुरू कर दोगे। हम देखते हैं, छोड़ देते हैं, लाइक हम सोचते ही नहीं। तो आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने के लिए भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरा सीएसएस होता है या नहीं होता, बट लाइक जितना मेरी लाइफ के अंदर चेंज आया है और मतलब मैंने जितनी चीजें सीखी हैं, लाइक ये चीजें लाइफ टाइम रहती हैं आपके साथ। तो लाइक ये सीएसएस का नुकसान कभी नहीं होता। बेशक दिल टूटता है थोड़ा सा, उसको बर्दाश्त कर लें, बाकी मतलब आई विल हाईली रिकमेंड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। अच्छा, ये हो गया सीएसएस का। इसमें तो आपको समझ आ गई होगी। मैं ना थोड़ा सा पीएमएस का भी बता देती हूँ। सीएसएस में तो हमारे पहले एमपीटी था। जो पीएमएस है ये 2 फेजेस में होता है। इसकी फेज 1 होती है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है। जनरल नॉलेज में ना 8 चीजें होती हैं, जो आप लोगों ने मेरी रील्स वगैरह देखी होंगी जो मैं पढ़ रही थी। मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी करी थी। जनरल नॉलेज में हमारे पास साइंस होती है, तो कंप्यूटर तुम सो कंप्यूटर भाभी होता है, सो जाओ और सो जाओ सो जाओ। हमारे पास क्या होता है, वेरी गुड। हिस्ट्री होती है। एक सेकंड में म्यूट कर लूँ इन्हें। पीएमएस की अटेम्प्ट लिमिट है। हाँ, पीएमएस की 3 लिमिट है, सीएसएस की भी 3 लिमिट है। पीएमएस की अटेम्प्ट ना आप उसकी एमपीटी में भी जाके उसके फेज 1 में जाके बैठ जाओ, आपकी अटेम्प्ट काउंट होने लग जाती है। और बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, हिस्ट्री होती है, पाकिस्तान हिस्ट्री होती है, फॉरेन हिस्ट्री होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सारे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी होती है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन क्या कर रहा है, रेड सी के साथ कौन सा कनेक्ट कर रहा है, ये ये सारी सारी चीजें होती चीजें। हैं। हम्म, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशन हो गए। और हमारे पास करंटली दुनिया में क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी आ सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो और वो बहुत सारी चीजें में से कुछ भी नहीं आता। अब मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि एक बंदा है, अब मुझे उसका नाम भी भूल गया, कि ये बंदा अब पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर का उसमें था, फॉरेन सर्विस में था। इससे पहले ये क्या करता था। मतलब मैंने आपका तो याद किया हुआ था, अब ये फॉरेन सर्विस में है, लेकिन मुझे बात का तो नहीं पता पहले वो क्या करता था। उसके बाद पाकिस्तान की पहली फीमेल वो कौन थी, सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी, ये बहुत रील्स में चलता रह गया था। जस्टिस आयशा आयशा मलिक थी। इसमें मुझे थोड़ी आसानी हो गई। उसके अलावा ना ये जो आजकल वो आ रहे होते हैं, एक पेज है मैक्रो मैक्रो पाकिस्तानी, उसमें ना वो आ रही होती है। मेरी अक्सर जो मेरे एमसीक्यूज ठीक हुए हैं ना, वो ऐसे मैंने इनकी ना स्टोरीज देखी थी। दुनिया में जो भी हो रहा होता है ना, आप पहले पहले इसको फॉलो कर लें। दुनिया में या पाकिस्तान में जो भी हो रहा होता है ना, ये उसकी ना अपडेट्स लगाते रहते हैं कि अच्छा ये हो रहा है आज, अब ये चेंजेस आ रहे हैं, अब हमारे पास ये हुआ है। आपको थोड़ा मसला होगा इसमें फेज 1 में जीके की, अगर आप ये पास कर लेते हो ना, आगे वाले कंपैरेटिवली आसान है। इसके सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं पीएमएस के। पीएमएस में ये होता है कि आपका इंग्लिश का पेपर होता है, सबसे गंदा उर्दू का पेपर आता है। उर्दू मुझे बहुत गंदी लगती है, आई हैव नो आइडिया मैं कैसे करूँगी। लेकिन उसके लिए पहले मेरा ये भी तो पास हो ना, आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करना। इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, प्रेस से होता है, जी के दोबारा नहीं होता। उसके अलावा पाक अफेयर्स, करंट अफेयर, इस्लामियात। और फिर आपको सिर्फ 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। जो सीएसएस है ना, उसमें आपको 6 ऑप्शनल सेलेक्ट चूज करने पड़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन पीएमएस में सिर्फ आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो आपने सीएसएस के रखे हुए होते हैं ना, वही आप दोबारा पीएमएस में रख लेते हो। एक और आपको चूज करना पड़ जाता है। क्योंकि मैंने इस दफा रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ये मैंने सीएसएस के लिए नहीं ऑप्ट किया था। इस ग्रुप से मैंने पॉल साइंस की थी, लेकिन पीएमएस के लिए इसका अलहदा से ग्रुप था, तो फिर मैंने अभी अलहदा दोबारा रखा। तो ये हो गया पीएमएस का। पीएमएस से ना सिर्फ आप असिस्टेंट कमिश्नर रखते हो। इसमें ना सीट्स आती रहती हैं, कभी 100 होती हैं। सीएसएस की सीट ज्यादा होती हैं, लेकिन वो फिर डिवाइडेड होती है। सीएस की 300 तक होती है ऑलमोस्ट।
इसकी ना पीएमएस की ना सीट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अभी इस दफा जो एग्जाम हो रहा है उसमें सिर्फ 110 सीट्स थी और इसमें तकरीबन 40,000 बच्चे अपेयर हुए थे एग्जाम में, 40 to 50,000। तो ये कब बहुत मुश्किल होता है, पंजाब का टफेस्ट एग्जाम कहते हैं इसको। और इसमें सबसे ज्यादा फेल रेशो जीके में होती है, क्योंकि ना इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको ना 40 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से, तो मार्जिन ही बहुत कम होता है, नेगेटिव मार्किंग से और टेंशन हो जाती है। तो अब पीएमएस के बारे में वैसे भी मैंने कभी किसी को पहले बताया नहीं है, और लाइक मेरी अपनी नॉलेज भी लिमिटेड है। लाइक आई एम ट्राइंग टू गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज एंड माय कैपेसिटीज, क्योंकि मेरी सीएसएस की जर्नी खत्म नहीं हुई और मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी। बट जितना मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ एनफ फॉर यू टू स्टार्ट। इससे आप मतलब आपकी तैयारी आपकी हो सकती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अम, हाँ, एमबीबीएस में आप सीएसएस नहीं ले सकते मुनीब, आपको ना लाइक ग्रेजुएशन मस्ट है आपके लिए सीएसएस लेने के लिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने साथ ना प्राइवेट कहीं पे एडमिशन ले लें ग्रेजुएशन के लिए, बीएससी कर लें या बीबीए कर लें किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना, उसके पेपर दे लें, फिर 2 साल के बाद आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी फर्स्ट ईयर के साथ ही आप अप्लाई कर दें अपना उसके लिए। ओ, सीएसएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एज लिमिट भी होती है 21 ईयर्स, मैं बताती हूँ। अच्छा, अब ना सीएसएस हो गया, पीएमएस हो गया, अब क्राइटेरिया क्या है कि लाइक क्या क्राइटेरिया है, लोगों को कैसे आपने सिलेक्ट करना है सीएसएस और पीएमएस के लिए। तो इसका लाइक आप खुद इमेजिन करो, आप एक किंग हो, आपने अपने लिए साथ सर्वेंट रखने हैं, सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं बेसिकली। तो आपके सर्वेंट में आपके अंदर क्या क्राइटेरिया चाहोगे आप? आपको ओबीडियंस ही चाहिए होगी, आपको चाहिए होगा कि आपका बंदा कंसिस्टेंट हो, आपका जो नौकर है कंसिस्टेंट हो, गधों की तरह काम करे, 12 12 13 13 घंटे पढ़े। लाइक दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सीएसएस दैट इज रिक्वायर्ड, लाइक नॉन जर्नल क्राइटेरिया। उसके अलावा समझदार हो, बहुत ज्यादा फिलोसफर ना हो, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस में उनको फिलोसफर नहीं चाहिए, उनको गधे चाहिए जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सके। क्योंकि अगर आप समझदार होंगे या वो होंगे तो वो आपको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे ना। तो हमारा जो निज़ाम चल रहा है कैपिटलिस्टिक, हमारा निज़ाम चल रहा है, वो तो नहीं चलेगा ना। वो जो रेड टेपिज्म चल रही है वो तो नहीं होगा अगर आप ईमानदार ईमानदार, चलो आप हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा फिलोसफर नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आप सीएसएस का ऐसे लिख रहे हो ना, सबसे ज्यादा जो फेल होता है सीएसएस में, ऐसे फेल होता है। और ऐसे फेल भी उन बच्चों का होता है लाइक जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और आप खुद हैरान होते हो, लोगों ने ना 900 नंबर लिए हुए होते हैं बाकी सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनका ऐसे फेल होता है। और हम सब सोचते हैं कि अच्छा, इसका ऐसे कैसे फेल हो सकता है ना, इस बंदे का, इसकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, इतना अच्छा बोलता है, इसकी नॉलेज इतनी अच्छी है, इसने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, इतना सब कुछ किया है। इनको नहीं चाहिए, इनको इतने अच्छे अच्छे बंदे चाहिए होते तो क्यों ये एग्जाम करते? अगर इनको इतने अच्छे बंदे चाहिए होते तो इनका निज़ाम ऐसा होता कि आपको इस बेसिस पे चेक करते कि 1998 में क्या हुआ था, या आप पूछते कि अब आगे आप क्या करेंगे। लाइक हमारा निज़ाम वही पुराना ही चल रहा है, इनको नहीं चाहिए लाइक लाइक फिलोसफर लोग। सो बेस्ट ट्रिक टू पास द essay is to keep your language as simple as possible। लाइक आपकी लैंग्वेज में कोई आपको, मैंने लाइक जितनी भी एकेडमीज मैंने ऐसे के लिए ज्वाइन की और वो किया, मुझे हर बंदे ने ये कहा कि अपने ऐसे को आप सिंपल रखो और उसमें एरर फ्री हो। बेशक आपने जो लिखा हुआ है, ओपिनियन हर किसी का मुख्तलिफ होता है, लेकिन आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। मतलब मेरा ग्रामर मुझे लगता है कि बुरा वीक है, मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जब मैं फ्लो में लिख रही होती हूँ मेरे 3 4 पैराग्राफ ठीक होते हैं, उसके बाद फिर मेरे ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों के पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करें, अपनी ग्रामर पे बहुत लाइक कमांड होनी चाहिए आपकी। लाइक ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं, बस इतनी हो कि गलत ना हो। मैं नहीं कह रही कि आपको कोई बहुत मुश्किल मुश्किल बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज आते हो, ना आए, बस इतनी हो कि आपकी ग्रामर ठीक हो और उसमें ग्रामेटिकली कोई गलती ना हो, स्ट्रक्चरल फ्लॉ ना हो। ओपिनियन तो हर किसी का मुख्तलिफ है, सब कुछ हुआ है। तो ये बहुत मैटर करती है। जितना आपने अच्छा ऐसे लिखा हुआ होगा, आपकी ग्रामर की गलतियां होंगी, तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, उसका दिल ही खराब हो जाएगा कि अच्छा यार ये क्या कर रहा है, सिंगुलर के साथ ये वो एस यस नहीं लगा रहा, या फिर दे के साथ डज लगा रहा है, तो वो तो मतलब अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक्स है ना, ये आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और ग्रामर चाहती है प्रैक्टिस, आप अचानक से रूल्स लर्न करके आप नहीं ग्रामर सीख सकते।
मैंने बहुत कोशिश की है, मेरी नहीं इम्प्रूव हो रही है, हो भी नहीं सकती। लाइक इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि मैं अचानक से आऊँ और कहूँ मेरी ग्रामर अच्छी हो जाए। लाइक मेरा ये सबसे मेरा वीक पॉइंट मेरी ग्रामर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं कॉन्शियसली एफर्ट करती हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा गलत ना लिखूँ, गुजारे जितना मेरा गलत हो। अच्छा, उसके बाद जो बेसिक क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, पाकिस्तान के आप रिहायशी होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, और बस यही बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ में। ग्रेजुएशन बस, यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड हो। अगर आपने बाहर से कोई डिग्री हुई हुई है तो वहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं, बाहर से आपने डिग्री की है तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंस लेनी पड़ती है और वो अप्लाई वगैरह होता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी हो तो मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे चलूँ? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आप आगे चलें। ओके। इसके अलावा एग्ज़ाम, इसमें सब्जेक्ट्स, पासिंग मार्क्स और सिलेबस का इंट्रोडक्शन ये मैं करा देती हूँ। और आपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है। जो एग्ज़ाम है इसमें हमारे पास 12 होते हैं सिलेबस, ये हमारे पास वो है, ये मैंने खोला हुआ है और सिलेबस सीएसएस का। इसमें हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं 6, जो आपने हर हाल में हर बच्चे ने देने होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। और हमारे पास 6 होते हैं 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो इसमें ये होता है कि ना इनमें से आप अपनी मर्जी के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, अब हर ग्रुप से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप ए है, इसमें पॉल साइंस काफ़ी बच्चे रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले ना एक 3-4 सालों से ना हिट हो रहा है, लाइक इसलिए अब नहीं रख रहे। हिट होने का मतलब ये है कि ना खाम खा उसमें फेल कर देते हैं। हर साल एक पेपर ऐसा आता है जिसको वो खाम खा फेल कर देते हैं। ऐसे तो आता, ऐसे को तो वैसे ही फेल करते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे बंदे फिल्टर आउट करने होते हैं ना, तो फिर ये फेल कर देते हैं एक एक नंबर से, 0.5 से। तो सबसे सेफ ऑप्शन जो है ये पॉल साइंस है, मैंने भी ये रखा था। उसके बाद ग्रुप टू में से आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम में से वो हैं बायो वाले लोग हैं ना, हम फिजिक्स रख सकते हैं। ये फिजिक्स ना हमारे जो बचपन में पढ़ी थी वो वाली फिजिक्स नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। नाम केमिस्ट्री रख सकते हैं, नाम मैथ रख सकते हैं, नाम प्योर मैथ रख सकते हैं। इवन जो लोग इस बैकग्राउंड के भी होते हैं वो लोग ये वाला नहीं चूज करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। जुआलॉजी कुछ लोग रख लेते हैं जिन्होंने इसमें बीएस वगैरह की हुई होती है, बाकी कोई नहीं रखता। जुआलॉजी कोई पढ़ाता भी नहीं है, एक तो मसला ये होता है कि आपको कोई टीचर नहीं मिलता, गाइड करने के लिए कुछ नहीं मिलता, और ये मसला आता है। उसके बाद ये वाला ग्रुप 3, ये बहुत अच्छा है। इसमें से ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आप रख सकते हो, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का रख सकते हो। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत वास्ट है, पहले ये 200 नंबर की होती थी, अब ये 100 नंबर की हो गई है, लेकिन सिलेबस वही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी, हम जो बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है उसको आइडिया है तो वो करे। इसमें भी ना स्टैट आता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ना स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। पब्लिक में भी थोड़े बहुत होते हैं, तो वो हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो लाइक ये दो सेफ ऑप्शन है, इनमें से आप अपनी मर्जी का जो आपको पसंद आता है कर लें। मैंने ये रखा था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद ग्रुप 4, इसमें से मैंने कुछ नहीं रखा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान बच्चे रखते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत अक्सर हिट हो जाता है, इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। और फिर आपका ना, मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि ग्रुप्स होते हैं, तो फिर उन ग्रुप्स में आपका तो मेरिट ही नहीं बनता, फिर फायदा क्या आपका सीएसएस पास करने का। तो लोग लालच में आके ना नहीं रखते। जो यूरोपियन हिस्ट्री है ना, ये कुछ लोग रखते रहते हैं इसमें से ना, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मार्क्स आ जाते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। कोई रखना चाहता है तो वो यूरोपियन हिस्ट्री रख सकता है। उसके बाद ये सबसे अच्छा ग्रुप है ग्रुप 5, इसमें सारे आसान आसान सब्जेक्ट हैं। इसमें ये इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत अच्छा है और जेंडर स्टडीज़ भी बहुत अच्छा है, दोनों में काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं। और वो होता है, मैं रखना चाहती थी इन्वायरमेंटल साइंस क्योंकि हमारा साइंस का बैकग्राउंड है, बट फिर मैंने नहीं रखा। मैंने जेंडर स्टडीज़ चूज़ किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैंने कहा मुझे, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा तो हो, मतलब मेरी नॉलेज में तो इजाफा हो, तो इसलिए मैंने सारे ना अजीब अजीब सब्जेक्ट्स रखे हैं। लेकिन अजीब इसलिए इस तरह से भी रखे हैं क्योंकि ना इनमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं।
जेंडर स्टडीज में एवरेज आपके 85 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। बाकी थोड़े लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ना कहते हैं कि अवॉइड किया करो। और अगर आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, आपको लाइक अच्छे आपके व्यूज हैं, तो आप जेंडर स्टडीज रख लो। अगर आपको बातें शातें करना नहीं आती, आप कहते हो बस सीधी बात करो, सीधी बात करनी है, तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज रख लो। उसके बाद ये बहुत गंदा है, इसमें मजबूरन कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। मोस्टली लोग क्रिमिनोलॉजी रखते हैं, अक्सर लोग क्रिमिनोलॉजी रखते हैं। इतने सारे लोग क्रिमिनोलॉजी जो रखते हैं, तो उसमें ना बेसिकली सीएसएस में ना रिलेटिव मार्किंग होती है। जिस उस सब्जेक्ट हर बंदे ने क्रिमिनोलॉजी रखा हुआ है, तो जरूरी आपसे अच्छा भी होगा, उससे अच्छा भी होगा, तो मतलब उसमें मार्क्स लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब एग्जामिनर ऑब्वियसली एक पेपर देख रहा है, एक बंदे ने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा हुआ है, एक बंदे ने एक बेसिक लिखा हुआ है, तो उसमें मार्क्स इतने नहीं आते। लेकिन ये आसान सब्जेक्ट है काफी। फिर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, वो फिलोसफी रख लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा हम तो मार्क्स लेंगे फिलोसफी में। फिर आप मुख्तलिफ इसके मतलब इसके 5 सेक्शंस होते हैं, 5 to 6 सेक्शंस। लेकिन ये ना बहुत मुश्किल होता है। 6 to 7 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में से एक सवाल आना होता है, और टोटल आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें ना वही आपको पता होता है यही सवाल आने हैं, लेकिन वो बहुत इंतहा के मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि यही आने हैं, तो मतलब ये प्रिडिक्टिव है। और उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ से भी आपने एक सब रखना होता है, ये जो अक्सर लोग रखते हैं, पश्तो। पश्तो में बहुत नंबर आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत। पश्तो और पंजाबी मोस्टली लोग रखते हैं, पंजाबी पश्तो नहीं रखते। हम सो सॉरी, पश्तो केपीके वाले में करते हैं, पीएमएस केपीके। अगर आप में से कोई है तो उसमें लोग रखते हैं वो। पंजाबी लोग रखते हैं पंजाबी। सीएसएस में इसमें बड़े नंबर आए हुए होते हैं लोगों के, 80 90 काफ़ी नंबर होते हैं। ये मुझे पंजाबी बहुत मुश्किल लगती है, ना मुझे बोलनी आती है, ना मुझे लिखनी आती है। फिर मैंने कहा मैं इतना सर नहीं खपा सकती उसके साथ, बाबे फरीद के साथ, वो जो शायर है, मुझे नहीं चाहिए नंबर। फिर मैंने रखा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मुझे कोई टीचर नहीं मिला, ना मैंने लेक्चर ढूंढ ढूंढ के मैं मर गई, मुझे कोई नहीं मिला। फिर मुझे नीर पीर पे एक आंटी मिली, उन्होंने मुझे साइकोलॉजी कराई। लेकिन मुझे उससे अंदाजा हो गया, बाकी मैंने खुद की है। क्योंकि हमारा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मैं काफ़ी मतलब वो मतलब मसला नहीं होता है इतना। तो ये था सब्जेक्ट्स का बैक बैक वो ब्रेक डाउन के किस तरह से आपने ना चूज करने होते हैं, इसमें कोई मसला। पीएमएस की अटेम्प्ट लिमिट होती है, 3 लिमिट्स होती हैं, 3। ओके, ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह? चलिए हम फिर आगे चलते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आपने स्टार्ट कैसे करनी है, आपने सिलेक्ट कर लिए, आपने आपने प्यार से सब्जेक्ट अपनी मर्जी के आप चूज करें। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आप उसका सिलेबस देखें। मैं ये कहूँगी कि ना कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करने से पहले आप उसका सिलेबस देखें, उसके पास पेपर देखें, और आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि ये आपके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा, कि आप ये पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ये लाजमी आप एनालिसिस करें। तो आप सिलेबस एनालाइज कर रहे हो, तो उसको आप इस तरह से कर लें। सपोज ये मैंने किया था, ये मेरा जीएसए का हुआ है। जेंडर का देख लेते हैं। जेंडर में जैसे इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज है, उसमें से यही गिने चुने सवाल आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन, हर साल है, ये आता है 4 दफा। ये ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट क्या होती है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं इस टॉपिक से। अब ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के, अच्छा जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या फिर ये पहले से इनबॉर्न होता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। फिर ये फेमिनिस्ट थ्योरीज, एक थ्योरी लाजमी आती है, ये डिफरेंट वेव्स चली थी फेमिनिज्म की, और उसमें फिर डिफरेंट फेमिनिज्म की ना थ्योरीज वगैरह थी। इसमें लिबरल फेमिनिज्म हो सकती है, रेडिकल फेमिनिज्म हो सकती है, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, एनालिटिकल, ये वगैरह ना। तो बेसिकली आप इस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें, और वहां से आप वो कर लेंगे ना, मार्क कर लें कि आपको पता हो कि सवाल कैसे आते हैं। जैसे अब ये स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है, ये हिट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ये पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है खवातीन की, कि ये क्वेश्चन आए थे 2019 में, कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली, कि ना जो खवाती और येट एंड वुमेन कंटिन्यू टू परफॉर्म their reproductive roles, discuss the challenges encountered by women as a result of their paid unemployment worldwide with special reference to Pakistan। अच्छा, 2019 में ना बड़ा
ये कॉन्सेप्ट चला था, वेव ऑफ फेमिनिज्म भी चली थी, फोर्थ वेव खत्म हुई थी, तब ये हुआ था कि ना कि हम से अपनी रोटी खुद बनाओ, मैं बाहर का काम भी करूँ घर का काम भी करूँ, ये बड़े मसले चल रहे थे। तब फिर ये क्वेश्चन आया था कि आप अपना ओपिनियन दो कि आपको क्या लगता है। जैसे सीएसएस में ना आपको ये बहुत वर्ड्स को देखना पड़ता है कि डिस्कस का क्या मतलब है, आप एनालाइज का क्या मतलब है, टेल का क्या मतलब है, मतलब हर चीज की ना डायमेंशन चेंज हो जाती है। अक्सर लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते सही से ना। अगर ये डिस्कस करने का कह रहे हैं तो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, एनालाइज करने का कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली व्यू करने का क्या चाह रहे हैं। आप क्रिटिक कर रहे हो तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी दोगे, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी दोगे, जस्ट एक डायमेंशन को नहीं करोगे। मतलब इस तरह से इसको देख लीजिएगा। बुक्स भी साथ साथ बताएं प्लीज। ओके। बुक्स मैंने कोई भी कंसल्ट नहीं की थी, मैंने सारी किताबें ली थी, हर किसी ने मुझे कहा था कि ये किताबें ले लो, अभी भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। बट आपने क्या करना है, पास्ट पेपर का एनालिसिस करना है, आपने अच्छे से लेक्चर्स लेने हैं, उन लेक्चर्स को आपने ना वो कर लेना है, नोट कर लेना है। जेंडर स्टडीज के लिए नीरपीर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप अब्रार भट्ट के नीरपीर से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। बुक एज सच जेंडर स्टडीज की कोई नहीं है, रिकमेंडेड बुक्स बहुत सारी हैं, और इतना कोई फायदा नहीं होता। अब वो पुराना पेपर आता ही नहीं है जिसमें हमसे ना पुरानी हिस्ट्री से पहले पूछते थे ना कि अच्छा सीधे सीधे सवाल होता था कि ये करके बताओ मुझे, अब वैसे क्वेश्चन नहीं आता। आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, आपकी ना अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मैं 1 मिनट की ब्रेक लूंगी, मैं पानी पी लूँ। ओके। सो ये जेंडर हो गया, और सब्जेक्ट हो गया, क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं। ये मैं ना इस पे किसी और दिन वीडियो करूंगी और मतलब बता दूंगी आप सब लोगों को। अभी मतलब मैं इसको कंक्लूड करना चाह रही हूँ। अच्छा मेन क्वेश्चन कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। आपने एकेडमी जाना है या आप अपना कोई मेंटोर होना चाहिए, और आप अपनी सीएसएस जर्नी को अच्छे तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कभी फिलहाल आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद आप अपनी ग्रामर देखनी है कि क्या आपकी ग्रामर इतनी है कि आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो सबसे पहले आपने ग्रामर इंप्रूव करनी है, अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, लाइक बहुत इंप्रूव नहीं करना। अगर अगर आपको लगता है कि आप ना 6/10 तक लिख सकते हो, आपकी ग्रामर है गुजार देनी, टूटी फूटी इंग्लिश है आपकी, फिर गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर 6 से बिलो है, लाइक 5 है, 4 है, ग्रेड करके खुद आपको बेहतर पता होगा अपनी इंग्लिश का, तो फिर पहले आप अपनी इंग्लिश पे तवज्जो दें। इसमें हमारे पास क्रिटिकल राइटिंग का और बेसिक इंग्लिश स्किल्स का ना लेक्चर्स होते हैं, आरिफ जावेद के सेशंस लेते हैं वो फिर आपको ना बेसिक राइटिंग सिखाते हैं, लेकिन वो बहुत पैसे लेते हैं, 13-13 हजार लेते हैं। लेकिन उससे आपकी इंग्लिश काफी बेहतर हो जाएगी। रिसोर्सेज के लिए आपने सबसे आपका बेहतरीन रिसोर्स है आपका पास पेपर, चैट जीपीटी, अवेलेबल लेक्चर्स, और बुक्स आप देख लो। बुक्स ना बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी है, इतना टाइम भी नहीं होता करने का। हाँ अच्छी वर्डिंग के लिए आप रीड कर लो उसको। आपको ना अपनी खुद अपने नोट्स बनाए आप लोग प्यारे से, और उसमें आउटलाइंस हो, आउटलाइंस वगैरह बनी हुई हों, और आप खुद ही उसको वो करें ना, क्योंकि किसी के भी नोट्स आप ना नहीं, आपको इतनी नहीं समझ आती अच्छी अनलेस आपने खुद बनाए हो। उसकी ना मुख्तलिफ डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें, जैसे कोई भी टॉपिक है, सपोज कौन सा टॉपिक हो, ओके। मेरा ब्रेन फॉग हो गया, मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा। एजुकेशन देख लें, एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन में हम देख लेते हैं कि मतलब एजुकेशन की मुख्तलिफ डायमेंशंस आपने देख लेनी है।
उससे क्या हो रहा है। डायमेंशंस देखने के लिए आप जीपीएस यूज कर सकते हैं कि गवर्नेंस में उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली क्या पड़ रहा है, इकोनॉमिकली एजुकेशन बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उससे क्या मसला हो रहा है, सोशली नहीं पढ़ रहे मतलब सोशली क्या इफेक्ट आ रहा है, एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी है, इंटर जनरेशन पॉवर्टी चल रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है, क्लासिस्ट सोसाइटी बन रही है, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया सोसाइटी की। टेक्नोलॉजी वाइज जब हमें पता ही नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं आएगी, हमारे पास स्किल्स नहीं आएंगी, अगर स्किल्स नहीं आएंगे तो हम अप टू द मार्केट, हमारी मार्केट डिमांड नहीं होगी। क्योंकि आजकल हर जगह पे लाइक पोर्टफोलियो बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई आपकी डिग्रीज नहीं देख रहा आपने क्या किया हुआ है, वो पूछते हैं तुम्हें क्या करना आता है, क्या किया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेडमीज, आई डोंट रिकमेंड अकेडमी। आपने जब आप तैयारी कर लेना ना फिर आप टेस्ट देने के लिए बेशक ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती अनलेस आप 24 घंटे फारेंगे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। अकेडमीज वालों का क्या मोटो है, इन्होंने आप इनका ये सिस्टम चल रहा है अकेडमीज का कि गधों की तरह पढ़ाओ, गधों की तरह लिटरली 12 12 घंटे की इनकी क्लासेस होती हैं और आपको गधे की तरह पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। उन गधों में से कोई एक दो गधा पास हो जाता है, फिर उसको बिठा देते हैं अपने इंटरव्यू पैनल में, और फिर वहीं से इनका ना पूरी मोनोपोली चल रही है। 2 3 अकेडमीज हैं लाहौर में, जैसे वर्ल्ड टाइम्स है, वर्ल्ड टाइम्स के सारे जो अच्छे टीचर्स थे वो सारे छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपने अलहदा अलहदा इंस्टीट्यूट्स बना लिए हैं। सर अली नकवी होते थे और सर अहमद होते थे, वो सब छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपनी ना वो अपना ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हो गया। तो अकेडमी मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, टाइम के साथ भी मैनेज नहीं होता। हाँ ऑनलाइन अच्छे मेंटोर्स हैं कुछ, एक दो ना जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। अकेडमी में ये होता है कि एक दो बंदा अच्छा होता है, लाइक ऐसे का बंदा अच्छा आ गया, इंग्लिश का अच्छा आ गया, जो करंट अफेयर कोई भी मतलब नॉर्मल सा बीएससी डिग्री वाला बंदा पढ़ा रहा होगा ना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना, एनालिसिस होगा ना, और अकेडमीज आपको ना लिमिट कर देती हैं। आप वही लिमिटेड पढ़ रहे होते हो। यस 2 years एसोसिएट डिग्री अंडर काउंट होती है, मैंने यही की हुई है, एसोसिएट डिग्री है मेरे पास। अच्छा अकेडमीज वाले ना जो होते हैं वो आपको बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और आपको जरूरी नहीं होता कि आपको हर बंदा ही अच्छा मिल जाए पढ़ाने वाला, एक दो टीचर अच्छे होते हैं अच्छा पढ़ा देते हैं, बाकी आपको तंग करते हैं और कोई फायदा नहीं होता। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है फोकस ग्रुप का, कि अपनाओ खुद पढ़ो हम आपको गाइड करेंगे, कुछ भी नहीं होता। वर्ल्ड टाइम वाले ना 30 30 हजार में बुलाते हैं अपना फोकस ग्रुप के लिए, वहां पे आपको टीचर को आप ढूंढ ढूंढ पागल हो जाओ, वो मिलता ही नहीं है, एक तो दिन आता है उसके बाद आप बस अकेले बैठा जाते हो, वही आप घर में बैठे कर लो। मेंटोर आप अपने देख लो, अपनी पेस के मुताबिक ऑनलाइन लेक्चर्स भी पढ़े होते हैं, जो आपको पसंद आता है, जो लगता है कि आपकी पेस के साथ मैच हो रही है, ये बंदा मुझे सिखा सकता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमें हम ना उस बंदे से सीख ही नहीं सकते जिसको हम समझते हैं कि इसको आता ही कुछ नहीं है। कोई ऐसा बंदा हो जिसको देख के लगे कि अच्छा ये इसके पास नॉलेज है, ये मुझे कुछ ना स्ट्रेटेजिकली मतलब सिखा सकते हैं। और हाँ आपने अपनी जो सीएसएस की जो जर्नी है उसको ना स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, ऐसे अंधों की तरह नहीं पढ़ना शुरू कर देना, और मतलब बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं शुरू कर देनी, कोई रटा रटाया नहीं करना। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप वो मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं उसमें ना ऐसे बने हुए होते हैं, मैं देख रही थी बच्चे, मैं अकेडमी गई एक दिन, अकेडमी में ना बच्चों ने ना वो उठाए हुए थे, बुक्स उठाई हुई थी, उसमें पूरे ऐसे लिखे हुए थे, और वो उसका बैठ के रटा लगा रहे थे कि अच्छा ये ऐसे आएगा हम ये सेम टू सेम लिखेंगे। वैसा ऐसे कभी आता ही नहीं है। थीम वही होगा, जैसे थीम एजुकेशन होगा वही होगा, लेकिन उसकी डायमेंशन डिफरेंट होगी, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन पूछ सकते हैं, उसकी एजुकेशनल डायमेंशन पूछ सकते हैं, और हर चीज मुख्तलिफ होती है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप वे फॉरवर्ड किए हैं, वे फॉरवर्ड में आपने मसले नहीं बताने, आपने उनको हल करके बताना है, तो वो हर मतलब जब तक आपका खुद का दिमाग नहीं चलेगा ना, हाँ सीएसएस के लिए आपका दिमाग चलता होना बहुत जरूरी है, बेशक 10 on 10 ना हो, एटलीस्ट 6/10 हो, आप 6/10 स्मार्ट हो, आप मतलब सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप इस बेसिक लेवल से नीचे हो तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होगी, आप बहुत मेहनत करोगे, मतलब आप कि मतलब मैं वो नहीं करना चाह रही, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कोशिश करें इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। बट मिनिमम मुझे लगता है कि ना मतलब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस आपका 6/10 होना चाहिए एटलीस्ट। अपनी अच्छी सी प्यारी सी सीएसएस जर्नी को प्लान करें, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैंने कौन सी अटेम्प्ट देनी है, कौन से साल में देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, कैसे मैनेज होगा, ये सब आपने प्लान करके रखना है। अगर आप साथ कोई और डिग्री कर रहे हैं तो आपने उसका भी देखना है कि अच्छा मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैंने अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ आपकी प्लान होनी चाहिए। इसके अलावा
कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपने नहीं करने, वो मैं मोस्टली तो बता चुकी हूँ। डूज ये हैं कि ना आप वो करो, एनालिसिस किया करो, क्रिटिकली इवेलुएट किया करो, चीज़ों के बारे में ना सोचा करो कि अच्छा ये हो रहा है तो क्यों हुआ होगा। अच्छा देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% किया है। क्यों किया है? इनको तो ज़्यादा पैसे लेने चाहिए, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेशन कम हो गया है। अगर हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इंटरेस्ट रेट सुप्रीम कोर्ट तब बढ़ाती है जब मुल्क में ना पैसे नहीं होते और वो नहीं होता, ताकि लोगों के पास जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे उतने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पैसे कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, क्योंकि सब लोगों के पास पैसे होंगे ना तो चीज़ तो वही है, उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर गरीब बेचारा कहाँ से खरीदेगा? अमीर तो खरीद के चला जाएगा। तो ये सारे मसले होते हैं। उसके अलावा जो सारी मिथ्स हैं उसको आपने फॉलो नहीं करना, कि सीएसएस तो बस जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की हुई है या इंटरनेशनल रिलेशन किया हुआ है ये सब लोग सीएसएस कर सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ उतना पता है जितना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के उस कोने में ग्रीनलैंड का तो खैर मुझे फ़र्क पड़ता है, लाइक इट्स अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट वैसे दुनिया के उस कोने में क्या हो रहा है उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और मज़े की अच्छी चीज़ ये होती है कि ना सीएसएस के पेपर में ना आपके पास चॉइस होती है। मैं पेपर अगर कोई दिखा दूं, अच्छा तो उसमें ना चॉइस होती है, आपके पास 6-7 सवाल होते हैं, उसमें से सिर्फ आपने 4 सवाल करने होते हैं। 8 सवाल होते हैं मेरे ख्याल से, उसमें से आपने सिर्फ 4 सवाल करने होते हैं। 5 पेपर होंगे यहाँ पे, रुके। तो उसमें से आपने 4 सवाल करने होते हैं। जैसे ये है 8 सवाल हैं, इसमें से आपने 4 सवाल करना है। ये 2023 का पेपर है, पाक अफेयर्स का। और वो भी वही अक्सर सवाल वही पुराने वाले आ रहे होते हैं। जैसे एक सवाल लाजमी आता है प्री पार्टीशन से, कि पार्टीशन से पहले कायद आजम का, मौलाना इकबाल का, सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था। एक सवाल एक हिस्सा बेटा यही आता है। एक इकोनॉमी के ऊपर आता है। हाँ ये डेमोक्रेसी, हाँ इकोनॉमी वाला ये आया हुआ है। डेमोक्रेसी पे एक सवाल आता है, लेकिन इनकी डायमेंशन और होती है, आप उसको कभी रटा रटाया नहीं कर सकते। भी इसमें क्या पूछ रहे हैं ये पता है पाकिस्तान में हमारे पास यूथ बल्ज बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि वहाँ पता है हमारे जो बच्चों यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास नुकसान भी है और फायदा भी है। बजाय इसके कि ये हमारा नुकसान और फायदा दे, वो हमें और नुकसान दे रहे। और सारे जो बच्चे हैं वो इतने 22.8 मिलियन लोग हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, और वो सारे वो साइकिल चलता जा रहा है इंटर जनरेशन पॉवर्टी वाला। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है और सारा मसला हो रहा है। उससे हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि अब हमें ये यूथ पल्स आ गया है, अब इसके क्या वे फॉरवर्ड है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसने ना हमसे 2 टॉपिक पूछे हैं और इसमें अपने हर चीज़ को ना डिस्कस करना होता है, कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बताना है कि और यूथ बल्ज का भी बताना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो इसको यूथ बल्ज के ऊपर, पाकिस्तान में यूथ बल्ज आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया, यूथ बल्ज क्यों आया है, किस लिए आया है, यूथ बल्ज कैसे खत्म हो सकता है, उन्होंने नहीं पूछा हमसे। आपको क्वेश्चन अपना क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैंने इसका ब्रेक डाउन कैसे करना है। क्वेश्चन के ब्रेक डाउन का आसान तरीका ये होता है कि आपको पता हो कि आपका मेन फोकस क्या है। मेन फोकस में आपने मैक्सिमम हेडिंग्स लिखनी है। सेकेंडरी फोकस क्या है, और आपका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हमारा इसमें मेन फोकस तो ये है कि ना सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड के कैसे हो सकती है। सेकेंडरी हमारे पास यूथ पल्ज है, और बैकग्राउंड में पाकिस्तान है, और फिफ्थ लार्जेस्ट यूथ पल्ज आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। उसके अलावा एसोसिएट डिग्री अब सबसे बेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी थी, अब वो करा नहीं रही। तो अब मुझे पता नहीं है करंटली कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। प्राइवेटली तो कर रही होंगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आपको प्राइवेटली मतलब सेकेंड टाइम में कोई इवनिंग क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेंगी किसी भी यूनिवर्सिटी से। ओके ये हो गया। ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आई होप मतलब जितना मुझे पता था लाइक दिस इज एनफ फॉर यू टू स्टार्ट योर जर्नी। और मैं लाइक थ्रू आउट आप लोगों को गाइड करती रहूंगी। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह हो,
कुछ भी हो तो लाइक आप पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं मीटिंग एंड कर दूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आप फाइनल ईयर में सीएसएस की प्रेप कैसे करेंगे? मैंने सीएसएस की प्रेप की हुई है। मैंने फाइनल ईयर में मुझे नहीं लगता कि मैं